हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार तथा वाणिज्य, यानी कि बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे अपने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के बारे में, जो इसका फर्स्ट सेक्शन हैगा, हमारा सेक्शन 1 हैगा। उसके बाद में हम इसके स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, मध्यस्थों का उदय, परिवहन तथा उसके बाद में हम व्यापार के कुछ मुख्य केंद्र जो थे भारत के, और उसके बाद में मुख्य आयात तथा मुख्य निर्यात के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। तो देखिए, भारत के अंदर जो व्यापार हैगा वो ये ऐसा नहीं है कि कोई 21st सेंचुरी में या अभी कुछ सालों से शुरू होने लगा या कुछ सालों से ही व्यापार अस्तित्व में आया है। भारत के अंदर जो व्यापार हैगा वो सदियों पहले से किया जा रहा हैगा। हमें कुछ इस तरह के अवशेष प्राप्त होते हैं जिससे पता लगता है कि आदिकाल से ही, यानी कि बहुत समय पहले से ही, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय भी भारत के अंदर व्यापार किया जाता था। और यही कारण था कि भारत को एक सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारे व्यापार की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रबल थी, या विश्व के अंदर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा योगदान होता था। तो अगर हम व्यापार के इतिहास की बात करें तो उस समय के दो हमारे व्यापारिक शहर या जो सभ्यताएं थी वो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हमारी व्यापारिक शहर थे जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण, चांदी, रंगीन नगीने तथा मोती आदि का व्यवसाय करते थे। उस समय धातु के सिक्कों का प्रचलन होता था, या फिर बहुत सी जगहों पर वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम चलता था। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने का प्रचलन था। कुछ राजा महाराजाओं ने अपने नाम के धातु के सिक्के चला दिए थे, जैसे कुछ राजाओं के सोने के सिक्के चलते थे, फिर चांदी के आए, उसके बाद में तांबे या लोहे, इस तरह के धातु के सिक्के भी आने लगे। अगर हम व्यवसाय के मुख्य मार्ग की बात करें तो व्यवसाय का मुख्य मार्ग जल या थल से, यानी कि सड़क मार्ग के द्वारा ही होता था। हवा मार्ग का उस समय प्रचलन नहीं था, या कोई ऐसा साधन नहीं था कि हवा के द्वारा आप अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। तो मुख्य मार्ग जल या थल, यही दो हमारे मुख्य मार्ग थे व्यवसाय के। तो व्यापार के इतिहास के कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको इस टॉपिक के अंदर समझने आएंगे। उसके बाद में बात करें तो हमारा स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली है। देखिए, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली या इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या था। तो देखिए, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जैसे किसी भी पर्सन को अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको कुछ ना कुछ पैसों की, किसी ना किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब अगर उसके पास में वो पैसा नहीं है तो वो क्या करता है, बैंक जाता है और बैंक से लोन लेता है। बट अगर हम बात करें अपने इनिशियल टाइम की, हमारा जो एशियंट इंडिया था या प्राचीन भारत के अंदर कोई बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, मतलब कोई ऑथराइज्ड बैंक्स नहीं होते थे। आज के टाइम की तरह एसबीआई बैंक या पीएनबी बैंक, इस तरह के कोई बैंक्स नहीं होते थे। बस जो लोग समाज के अंदर अमीर होते थे या जिनके पास में पैसा होता था, जैसे जो लोग सेठ या साहूकार वगैरह होते थे, वही अपने से गरीब लोगों को लोन दे देते थे, उनके कृषि के लिए, उनको व्यापार करने के लिए, जो भी उनको ज़रूरत होती थी उस ज़रूरत के लिए वो उनको लोन प्रोवाइड करा देते थे, जिसके बदले में वो उनसे कुछ इंटरेस्ट, कुछ अमाउंट चार्ज करते थे। यही हमारा स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली या फिर इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। इसके जो मेन काम थे वो कहते हैं छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करना, ताकि छोटे व्यापारी जो है, जो गरीब लोग हैं, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें या अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। तो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने हमारे छोटे व्यापारियों को ऋण प्रोवाइड कराया, ऋण उपलब्ध कराया, जिससे हमारे देश में जो व्यापार था वो और एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाया या उसका एक्सपेंड हो पाया। धीरे धीरे उधार विक्रय जो था, उधार व्यापार, वो भी शुरू हो गया, जिसके लिए उन्होंने हुंडी या चिट्ठी का प्रयोग किया गया था। हुंडी क्या होती थी? हुंडी एक तरह का एक प्रोमिसरी नोट होता था। जो साहूकार होते थे वो अपने प्रोमिसरी नोट जारी करते थे, जिनके ऊपर उनकी स्टैंप या उनके सिग्नेचर होते थे, जो इस बात का सबूत होते थे कि इन्होंने उनसे उधार में कोई माल खरीदा है, तथा उसकी पेमेंट जो है वो एक जो डेट उसके ऊपर लिखी होती थी उस डेट को कर दी जाएगी। और अगर हम बात करें हुंडी की विशेषताओं की, तो देखिए, हुंडी की विशेषताओं के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो हुंडी थी वो उनको
हस्तांतरण किया जा सकता था। तो इस प्रकार हुंडी के प्रयोग से हमारा जो उधार व्यापार था, जो उधार में क्रय विक्रय था, वो भी स्टार्ट हो गया था, वो भी प्रारंभ हो गया था। इसके बाद में जो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी, इसके द्वारा कृषि के लिए तथा पशुपालन के लिए भी ऋण दिया जाने लगा, यानी कि जो साहूकार होते थे वो छोटे व्यापारियों को या गरीब लोगों को ऋण प्रोवाइड कराते थे कृषि करने के लिए तथा पशुपालन के लिए भी, पशुओं को खरीदने बेचने के लिए भी वो ऋण प्रदान करवाते थे। इसके अलावा वो दस्तकारों को या जो और गरीब लोग होते थे उनको निर्माण कार्य के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने, धागा बुनने आदि इन सब कार्यों के लिए भी लोन प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से छोटे छोटे कारखानों का निर्माण हुआ तथा जो हमारा व्यवसाय था वो एक अगली पीढ़ी तक पहुंच गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा मध्यस्थों का उदय या रेज ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो देखिए मध्यस्थों का उदय, मध्यस्थ होता क्या है? मध्यस्थ का मतलब होता है मिडल मैन या फिर बीच का व्यक्ति। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक पर्सन हैगा, उसको एक कार खरीदनी है, उसने किसी अपने फ्रेंड बी से बोला कि भाई मुझे कार खरीदनी है, अगर आपकी नज़र में तो कोई बताना। बी ने क्या करा, आगे किसी से बात करी और एक सी पर्सन को ए से मिलवा दिया। सी को कार बेचनी थी, ए को कार खरीदनी थी, दोनों ने डील कर ली। तो ए और सी को मिलवाने वाला पर्सन कौन है? बीच में बी हैगा। तो ए और सी के बीच में जो बी पर्सन है ये क्या कहलाएगा? हमारा मिडल मैन कहलाएगा या फिर इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो मध्यस्थ होते हैं जो किसी भी व्यापार में दो कड़ियों को, दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें मध्यस्थ या इंटरमीडिएट कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले एजेंट्स, दलाल या जो हमारे विपणनकर्ता, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। धीरे धीरे एजेंट्स का, दलालों का या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे इनका उदय होना शुरू हुआ, जिससे थोक विक्रेता जो थे वो फुटकर विक्रेताओं को आसानी से माल बेच पाते थे, क्योंकि जो फुटकर विक्रेता होते थे वो इनके थ्रू अपना आसानी से माल खरीद पाते थे और हमारा जो माल था वो विश्व के अलग अलग देशों तक पहुंचने लगा था इन एजेंट्स, दलाल या विपणनकर्ताओं के द्वारा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो जगत सेठ हैगा। जगत सेठ का मतलब क्या होता है? देखिए सेठ का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो आपके सोसाइटी के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर होता है या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उसी को हम सेठ बोलते हैं। तो देखिए जगत सेठ का मतलब हो गया कि जो एक बहुत बड़ा, यानी कि सेठों का सेठ आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा अमीर हो उस पर्सन को जगत सेठ बोला जाता हैगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर या बोलो आप, या फिर मुगलों के टाइम पर, मुगल काल में इन जगत सेठ का भी निर्माण होने लगा, इनका विकास होने लगा, जिसकी वजह से जो हमारा बिजनेस था एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंच गया था। जो जगत सेठ होते थे ये भारत के व्यापारियों को इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, यानी कि दूसरे देशों तक माल बेचने या खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड कराते थे। एक बड़ी अमाउंट में ये लोगों को लोन देते थे, जिसकी वजह से लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भी अपनी वस्तुओं को ले जाने लगे। इनके बाद में धीरे धीरे वाणिज्य बैंकों का निर्माण होना शुरू हुआ, जो लोगों को अल्प अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रोवाइड कराते थे, ऋण देते थे, जिसकी वजह से व्यापार की गति क्या हुई? तेज हुई। उसके बाद में बैंकिंग प्रणाली हैगा। बैंकिंग प्रणाली की वजह से लोगों ने अपना जो फंड्स था वो इकट्ठा करना शुरू करा, अपनी सेविंग्स करनी शुरू करी, पैसे बचाने शुरू करे, जिसकी वजह से उनकी जो पूंजी थी वो निर्माण होना शुरू हुआ, क्योंकि बैंक उनको और ज़्यादा उनके ऊपर लोन प्रोवाइड कराता था, उनके जो सेविंग्स होती थी उन पर उनको इंटरेस्ट देता था, जिसकी वजह से उनका पूंजी निर्माण हुआ तथा व्यापार का और भी ज़्यादा विकास होना शुरू हो गया। क्लियर रहेगा? इसके बाद में हम बात करते हैं परिवहन की या जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था। तो देखिए पुराने समय में जो हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, जैसे हमने अभी पहले भी बात करी थी, दो ही तरह का सिस्टम चलता था, या तो हमारा सड़क मार्ग था या हमारा जल मार्ग था। सड़क मार्ग का मतलब क्या आएगा? जहाँ से यहाँ इसके द्वारा जो सामान था या जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होते थे वो सड़क के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जा सकते थे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे बंगाल से तक्षशिला तक जाने के लिए उत्तरी सड़क परिवहन का सहारा लिया जाता था। इसी तरह से जो दक्षिणी सड़क थी वो हमारी पूर्वी तथा पश्चिमी के मार्गों को जोड़ती थी। इस तरह से जो सड़क मार्ग था वो पूरे भारत के अंदर एक जाल बना हुआ था, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह माल आसानी से पहुंचाया जा सकता था भारत के अंदर। अगर हम बात करें जल मार्ग की, तो देखिए जल मार्ग जो था वो स्पेशली विदेशों से आने वाले लोगों के लिए या जो विदेशी व्यापारी थे उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रोवाइड कराने के लिए या सरलता प्रोवाइड कराने के लिए
उपयोग में लाया जाता था। जल मार्ग के द्वारा जो हमारा मिर्च थी या हीरा मोती या कपास और जितने भी हमारे जो हम लोग खरीदते या बेचते थे उस टाइम पर, उन सब सामानों को दूसरे देशों तक पहुंचाने में या दूसरे देशों से सामान लाने में हमें मदद मिलती थी। बहुत सारे देश जैसे चीन है या अफगानिस्तान है, यूरोप है, बहुत सारे देश ऐसे थे जो इन जल मार्गों के द्वारा भारत के अंदर आते थे और अपना व्यापार करते थे, अपनी वस्तुओं को बेचते थे या हमारे यहाँ से वस्तुओं को खरीदते थे। तो हमारा जो बिजनेस था वो या तो सड़क मार्ग के द्वारा या जल मार्ग के द्वारा ही उस टाइम पर सबसे ज़्यादा चलता था। क्लियर रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने उस समय के मुख्य व्यापार केंद्रों के बारे में, यानी कि मेजर ट्रेड सेंटर्स। भारत के अंदर कौन कौन सी जगह या कौन कौन से स्थान थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए। देखिए इसके अंदर सबसे पहले नाम आता है हमारा पाटलिपुत्र का, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। ये उस समय के नगीने, जो हमारे कीमती नगीने थे, कीमती मोती होते थे, उनके निर्यातक के तौर पर प्रसिद्ध था, उनके निर्यातक के तौर पर जाना जाता था। नेक्स्ट है जैसे हमारा पेशावर, जो आज के समय पाकिस्तान के अंदर है, वो ऊन के निर्यातक के तौर पर प्रसिद्ध था। उसके बाद में तक्षशिला आता है, जो बुद्ध शिक्षा या जो बौद्ध शिक्षा थी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस था शिक्षा क्षेत्र के लिए। उस समय की जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो काफ़ी फेमस था। दूर दूर देशों से लोग या जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद में नेक्स्ट है वाराणसी, जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा आर्थिक सहायता का केंद्र, यानी कि दूसरे देशों से या हमारे देश के जितने भी व्यापारी थे वो लोन लेने के लिए मथुरा आते थे। व्यापारियों को लोन देने का एक मुख्य केंद्र था मथुरा। कांची हैगा, जो मोती, शीशा या जो कीमती पत्थर, इनके निर्यातक के तौर पर इनके व्यापार में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। मिथिला है, जो जल मार्ग से व्यापार को जोड़ता था। ये बंगाल की खाड़ी के द्वारा, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ जितने भी जल मार्ग से जो बंदरगाहों के थ्रू व्यापारी हमारे देश में आते थे, यूरोप के हों, चाइना के हों या और जो हमारी एशियन कंट्रीज़ थी या जो अफ्रीकन कंट्रीज़ से व्यापारी आते थे, उन सबको जल मार्ग के द्वारा ये जोड़ता था। भरूच है, जो व्यापार केंद्रों को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ता था। उसके बाद में सूरत है, जो सोने की जरी के तौर पे या सोने की जरी के काम में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ये उसके एक निर्यातक के तौर पर जाना जाता था। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र उस समय के, जैसे उज्जैन है या हम बात करें मथुरा है, कावेरी पट्टा है, तर्मलिति है या इंद्रप्रस्थ है, और भी हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो मुख्य व्यापार केंद्र के बारे के नाम से जाने जाते थे। क्लियर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुख्य आयात व निर्यात, यानी कि उस समय भारत का मेजर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्या था। देखिए आयात का मतलब होता है जब हम दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे आयात बोलते हैं, तथा जब हम दूसरे देश को कोई वस्तु बेचते हैं तो वो निर्यात होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं तो वो आयात है, तथा अगर हम अमेरिका को कुछ बेच रहे हैं तो वो हमारे देश के लिए निर्यात कहलाता है। तो देखिए उस समय जो भारत आयात करता था उसके अंदर सींग, चाइना का रेशम, शराब, सोना, धागा, टीन, मूंगा, लीड आदि इस तरह की वस्तुएं होती थी जिन्हें भारत खरीदता था या आयात करता था। अगर हम बात करें निर्यात की तो भारत उस समय दुनिया का एक बहुत बड़ा निर्यातक के तौर पर जाना जाता था, जिसके अंदर बहुत सारी वस्तुओं का भारत निर्यात करता था। उनमें से कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे मसाले, गेहूँ, तिल का तेल, कपास, जीवित जानवर या जानवरों के उत्पाद जैसे चमड़ा है, फर है, सींग है, मोती, शंख या नीलम। इसके अलावा अफीम, लापिस, ग्रेनाइट, तांबा, कछुए, इस तरह की वस्तुएं भी जो भारत था वो दूसरे देशों को निर्यात करता था। इसके बाद में बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व में किस तरह से परिवर्तित होती आई है पहली सदी से लेकर के 1991 तक। पहली ईस्वी से लेकर के 1991 तक किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन आया, ये जो उसकी स्थिति है उसमें किस तरह से बदलाव आया है। तो देखिए अगर हम बात करें पहली सदी से लेकर के 7वीं सदी तक, तो पहली सदी से लेकर के 7वीं सदी तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। विश्व की लगभग 1/3 अर्थव्यवस्था पर या विश्व के 1/3 भाग पर लगभग
भारत का ही नियंत्रण होता था। विश्व की अर्थव्यवस्था में 1/3 हिस्सा जो था लगभग भारत का माना जाता था। पहली सदी से लेकर के 7वीं सदी तक धीरे धीरे इसके अंदर गिरावट आनी शुरू हुई। इसके बाद में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्टार्ट हो गया। भारत के अंदर जो तकनीक थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, जिसकी वजह से विज्ञान के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ पाए, या हम उसको एक अगले लेवल तक बोले, उसमें हम नए नए आविष्कार नहीं कर पाए। इसका कारण सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी को माना जाता है कि उस टाइम पर जो भारतीय लोग थे या जो भारत के निवासी थे उनके अंदर शिक्षा की कमी थी। जो भारत के व्यापारी थे उनके अंदर शिक्षा की कमी थी। वो पारंपरिक तकनीकों को या जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको ज़्यादा अपनाते थे। नई नई चीज़ों को सीखना या उसके अंदर बदलाव करना वो उन्होंने नहीं शुरू करा था। और 18वीं सदी तक आते आते जो ब्रिटिश शासक थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत को की जो जड़ें थी उनको खोदना प्रारंभ कर दिया। मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारत को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत का जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन लेकर के जाते थे, उसको वहाँ बना करके भारत के अंदर वापस से जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, तैयार माल होता है, उसको भारत के अंदर ला करके बेचना शुरू करते थे। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। भारत जो था वो कच्चे माल का निर्यातक बन गया था तथा तैयार वस्तुओं के एक आयातक के रूप में सामने आने लगा था। भारत एक तैयार वस्तुओं के आयातक के रूप में उभरा था, यानी अब भारत तैयार वस्तुओं का क्रय करने लगा था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन आए थे या भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी सन 1991 तक की। क्लियर रहेगा? एक बार हम अपना सारा का सारा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर हम जल्दी से पुराना सारा का सारा रिवाइज कर लेते हैंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था व्यापार का इतिहास या फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो थी, अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें तो भारत के अंदर जो व्यापार हैगा वो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता के टाइम से चला आ रहा हैगा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो 2 हमारे व्यापारिक शहर थे जो सोना, चांदी, रंगीन नगीने आदि का इनका व्यवसाय करते थे। उस समय या तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी या फिर कुछ तरह के धातु के सिक्कों का भी चलन हो गया था। अगर हम व्यवसाय के मुख्य मार्ग की बात करें तो जल या थल थे। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली क्या थी? ये जो वो लोग होते थे, कुछ अमीर व्यक्ति होते थे समाज के, जो छोटे व्यापारियों को ऋण प्रोवाइड कराते थे, ऋण देते थे तथा उधार विक्रय के लिए हुंडी आदि जारी किया करते थे। मध्यस्थों की बात करें तो मध्यस्थों के अंदर सबसे पहले एजेंट, दलाल तथा विपणनकर्ता शामिल हुए। उसके बाद में जगत सेठ आए जो लोगों को ऊंची दरों पर लोन प्रोवाइड कराते थे, एक अधिक अमाउंट में एक अधिक लोन देते थे, जिससे व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक जाना शुरू कर देता उन्होंने। उसके बाद में वाणिज्यिक बैंक थे। वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक्स होते थे जो लोगों को लोन प्रोवाइड कराते थे तथा अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि दोनों तरह का ये लोन देते थे। बैंकिंग प्रणाली से लोगों को अतिरिक्त कोष मिलने लगे, यानी कि उन्होंने सेविंग्स करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपनी पैसों को बचाना शुरू कर दिया था, उनको जोड़ करके रखना शुरू कर दिया था, जिससे पूंजी निर्माण शुरू हो गया था। अगर हम बात करें परिवहन की, तो परिवहन के अंदर सड़क मार्ग तथा जल मार्ग 2 ही हमारे मुख्य साधन थे। उस समय व्यापार के या तो जो सामान था वो सड़क के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था या जल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। इसके बाद में बात करें हम मुख्य व्यापार केंद्रों की, तो उसके अंदर हमारे पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, वाराणसी, मथुरा, कांची, मिथिला, भरूच, सूरत, या इनके अलावा अगर हम बात करें तो इंद्रप्रस्थ, उज्जैन आदि ये सब शामिल होते हैं। ये हमारे कुछ मुख्य व्यापार केंद्र थे जो उस समय भारत में व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र थे। इसके बाद में हमारा मुख्य आयात तथा निर्यात है। तो उस समय भारत जो आयात करता था वो जानवरों के सींग, चाइना का रेशम, शराब, सोना, धागा, मूंगा, लीड आदि इन सब का आयात करता था। तथा निर्यात की बात करें तो मसाले, गेहूँ, तिल, कपास, जीवित जानवर या जानवरों के जो उत्पाद होते हैं मरे हुए जानवरों के, जैसे चमड़ा, फर, सींग, इन सब का। इसके अलावा मोती, शंख, नीलम, ग्रेनाइट, इन सब का भी वो निर्यात करता था। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन की बात करें तो पहली शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व का लगभग 1/3 हिस्सा उसने अपने नियंत्रण में करा हुआ था।
परंतु समय के साथ साथ उसके अंदर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आना शुरू करा। उससे पहले मुगल आए, जिसकी वजह से उसकी जो जड़ें थी या जो उसका हिस्सा था, हिस्सेदारी विश्व के अंदर, वो धीरे धीरे घटने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया, जिस वजह से जो वो अर्थव्यवस्था का जितना भी व्यवसाय था वो ब्रिटेन के अंडर में चला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि तथा विज्ञान के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए, जिसका मुख्य कारण शिक्षा की कमी था, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से बदल गई तथा 18वीं सदी तक आते आते भारत जो था वो कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार वस्तुओं के आयातक के रूप में उभरने लगा। तो क्लियर रहेगा। आई होप आप सबको जितने भी टॉपिक्स हमने आज करे हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे हम उसको आगे जा करके सुधार सकें।